एक शुगर का सिरप लिए जिसका द्रव्यमान है 214, शुगर सिरप लिए, शुगर सिरप 214.2 ग्राम हम इसको लिए। शुगर सिरप का द्रव्यमान बोल रहा हूँ ना, ये द्रव्यमान है, शुगर सिरप का द्रव्यमान के आधार पर दे रहा है, ये द्रव्यमान दिया हुआ है, जिसमें से 34.2 ग्राम शुगर है, जिसमें से 34.2 ग्राम शुगर है। शुगर सिरप का द्रव्यमान, सिरप का द्रव्यमान 214.2 ग्राम है, जिसमें से 34.2 ग्राम शुगर है। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है। पहला आप निकालो मोलल कंसंट्रेशन, मोलल कंसंट्रेशन, मोलल सांद्रता। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये कैलकुलेट करना है। बस ये जो दो नाटक दिया हुआ है यही से आपको कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें क्या क्या चाहिए, मोलर कंसंट्रेशन मतलब आपको मोललता निकालना है। मोललता निकालने के लिए अपना फॉर्मूला है WB/MB × 1000 डिवाइड बाई WA। फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, क्या क्या खोजना है इसमें पहले वो देखो, दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया है तो खोजने का प्रयास करो। WB दिया है कि नहीं दिया है, दिया है, शुगर का द्रव्यमान दिया है 34.2 ग्राम। MB शुगर के बारे में लिखा हुआ है, वहां पर शुगर का फार्मूला भी देगा आपको, जो कि होता है C11H22O11। ये शुगर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 342 ग्राम मिलेगा आपको, इसका मोलर मास शुगर का। WA आपको दिया है कि नहीं दिया है, तो दिया है। हाँ C12 होगा कि सर शुगर 12 होगा। हाँ अच्छा हाँ, ये हाँ C12 होगा, ये C12 होगा। WA यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 214.2 ग्राम रखते हैं, और इसको बना लेंगे, सीधा सीधा M का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन अधूरा हो गया ना, क्वेश्चन अधूरा है, मोल फ्रैक्शन आप नहीं निकाल पाओगे इसमें। यहाँ पर ये शुगर सिरप जो लिखा हुआ हूँ ये इसका जली विलियन में है ना, ये जली विलियन में बना हुआ है शुगर सिरप, ये जली विलियन है। अब इसमें आप निकाल पाओगे आप, तो आप M तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, M = 342.2 और ये 342 × 1000 डिवाइड बाई 214.2 ग्राम। ठीक, ये आपका M का वैल्यू निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है, शुगर का निकालना है, शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, X शुगर, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल शुगर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, जिसमें आएगा शुगर प्लस N वाटर, ये आपको लेना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करने के लिए N वाटर, ये तो आप निकाल सकते हो N शुगर का वैल्यू हम निकालेंगे। तो N = दिया गया द्रव्यमान दिया है आपको शुगर का 34.2 ग्राम, यहाँ से देख सकते हो। इसके लिए मोलर मास तो ये हो जाएगा 342, जिसमें आपको मिल जाएगा 0.1 मोल, यहाँ पर आपको मिल है शुगर का। वाटर के लिए क्या करेंगे हम, वाटर का दिया गया द्रव्यमान बता सकते हैं, चंद्रा मैडम आवाज आ रही है? नंबर ऑफ मोल वाटर का कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर अपना प्रॉब्लम में क्वेश्चन में दिया नहीं है वाटर का द्रव्यमान कितना लिया गया है, क्वेश्चन में निकाल सकते हैं इसको शिल्पी? सर 55.5 होगा हाँ 55.5 लेते हैं क्या, सुनाई नहीं दिया प्रतीक जी, क्या बोल रहे हैं? वाटर का यहाँ पर कितना भार लिया गया है, कोई बता सकते हो?
चलो देखो यहाँ पर शुगर सिरप का जेली विलियन लिया गया है, जिसमें द्रव्यमान दिया गया है आपको, टोटल द्रव्यमान 214.2 ग्राम दिया हुआ है। इसमें से शुगर का द्रव्यमान है 34.2 ग्राम। तो बाकी का जो बचा हुआ भाग होगा वो वाटर का ही द्रव्यमान है। तो आप यहाँ से माइनस कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 7 और 1 8 और ये कैंसिल हो गया 80 ग्राम। यहाँ पर आपको वाटर का जो द्रव्यमान लिया गया है वो 80 ग्राम लिया गया है। सॉरी 80 ग्राम कैसे आएगा, 180 ग्राम। 180 ग्राम आपको वाटर का द्रव्यमान लिया गया है और इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 18 होता है। तो ये हो गया 180 और 80 मिला के ये हो गया 10 मोल। 10 मोल वाटर लिया गया है और 0.1 मोल शुगर लिया गया है। आप यहाँ पर रखेंगे और बनाएंगे 0.1 मोल और 10 प्लस 0.1 मोल। तो देखो आप कितना आ रहा है, 0.1 में से आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये लगभग 0.1 डिवाइड बाई 10.1 कितना आएगा प्रतीक जी, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर आप मोल फैक्टर मिल जाएगा शुगर का। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। और 1 से m कैसे चेंज करोगे, जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन का वैल्यू देकर आपको मोललता के बारे में पूछा जाए या मोललता का वैल्यू देकर मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मोल फ्रैक्शन से मोल प्रभाज से m कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यदि यहाँ पर मैं एक लेता हूँ, यदि मेथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.25 दिया हुआ है, मेथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.25 दिया हुआ है, तो मेथेनॉल के जेली विलियन की मोललता क्या होगी। तो मेथेनॉल के जेली विलियन की मोललता क्या होगी, m क्या होगा, ये निकालना है। तो अब आपको पता है m इज इक्वल टू, फिर से मैं फार्मूला पर जाता हूँ, W/MB और ये 1000 डिवाइड बाई WA ग्राम में, ये मोललता के लिए अपना फार्मूला होता है। अब इसमें देखेंगे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक चीज दिया हुआ है और वो है मोल प्रभाज। और यहाँ पर देखते हो इस फॉर्मूला से मोल प्रभाज से कोई रिलेशन नहीं है। तो मोल प्रभाज और मोललता के बीच में रिलेशन लाने के लिए फिर से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। और ये किस प्रकार से अप्रोच करते हैं देखते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मोल प्रभाज लेता हूँ XA का। XA मतलब कोई भी एक घटक को ले लेते हैं, जैसे कि मैं मेथेनॉल को ही ले लेता हूँ। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा Na प्लस डिवाइड बाई Na प्लस Nb। ठीक, दूसरा Xb लेता हूँ, मैं सीधा सीधा अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं Xb मतलब दोनों का रेशियो जब निकालते हैं, मोल प्रभाज का रेशियो निकाल कर देखते हैं क्या आता है। तो मैं यहाँ पर लूंगा Nb और Na प्लस Nb। आगे इसी को सॉल्व करूंगा तो XB बराबर हो जाएगा Na डिवाइड बाई Nb और देखोगे आप इसको तो ऊपर नीचे कर जाएगा, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb और यह हो जाएगा Nb। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर XB इज इक्वल टू Na Nb। ठीक, इस प्रकार से अपने को मिल रहा है। अपना यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिखा है Nb दिख रहा है, लेकिन अभी भी पूरा अप्रोच नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको मैं फिर से खोलता हूँ, इस टर्म पर लाने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें खोलता हूँ आगे, तो Na को मैं लिखूंगा WA डिवाइड बाई MA और यहाँ पर मैं इसे डी बटा करूँगा या यहीं पर लिखते हैं, यह हो जाएगा WB बटे MB, जिसको आगे आप ऐसा लिख सकते हो WA MA और ये हो जाएगा MB डिवाइड बाई WB।
ऐसा इसको लिखा जा सकता है। ये उल्टा हो गया क्या? तो ठीक है, रेशियो लिए हैं तो आप उसको जब से चेंज कर सकते हो, फिर अपने प्रॉब्लम में पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उसमें देखते हैं अब, इसको मैं रेशियो को उलट देता हूँ, रेशियो ही है, उलट देंगे कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये अपना यहाँ पर को देखते हैं, डब्ल्यू बी नीचे वाला ऊपर लिखा हूँ ना मैं, डब्ल्यू बी बटे एम ए, या सीधा सीधा मैं एम बी ही रख देता हूँ यहाँ पर, और यह हो जाएगा एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। अभी अपने फार्मूला के जैसे दिख रहा है, जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। अभी भी जो कुछ यहाँ पर मिसिंग है, जो कि है 1000। ये अपना जो है किलोग्राम में भी निकल रहा है, इसको मैं ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, एक्स बी एक्स ए डी इंटू 1000 किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा गुणा मेरे को, ये हो जाएगा एम ए डिवाइड बाई एम ए, और 1000 इधर से गुणा कर दिया। अब इसको देखोगे तो ये आपका क्या है, मोललता के लिए फार्मूला है, ठीक। ये आपका मोललता के लिए फार्मूला है। तो यहाँ पर और क्या बचा, मैं बोल सकता हूँ ये हो गया m इंटू एम ए, ठीक, यही हो रहा है, कितना हो रहा है। तो हमें देखना है ये हम यहाँ पर क्या किए तो ऐसा मिला, ठीक। इधर को अब भूल जाइए, क्योंकि ये वाला आपको तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में। मैं फिर आता हूँ दूसरे साइड पर, तो दूसरे साइड में आप देखोगे इतना को आप क्या बोले, इतना को आप बोल रहे हो यहाँ पर मोललता, जिसमें एक्स्ट्रा ये हो रहा है, ठीक। तो मैं यहीं पर क्या करूँगा, एक्स बी एक्स ए इंटू जो 1000 है, और इस एम को मैं इधर ले आता हूँ, इस साइड लाया तो ये हो गया एम ए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मैं जो सिंपली यहाँ पर ए में था उसको मैं इस साइड ले आया हूँ, दूसरे साइड में ले आया हूँ। अब इधर का जो पार्ट बच रहा है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया मोललता, ठीक। या तो आप यहीं से भी देख सकते हो, यहाँ से, और इन दोनों में आप कंपेयर करोगे तो एम ए को मैं इस साइड दूसरे साइड लाया तो यहाँ पर बचा एम। यहाँ से देखोगे आप तो फिर ऐसा दिखाई देगा। तो हम किए क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मोल प्रभाव का रेशियो लिए, और जो विलायक है एक्स ए मतलब क्या है, ये विलायक है। तो विलायक के साइड में मैं क्या किया, उसके विलायक के ही द्रव्यमान को मैं गुणा कर दिया। या आप बोल सकते हो एक दो घटक लिए हो, आपका जो सॉल्यूट वाला घटक होगा तो सॉल्यूट वाले घटक से आप क्या करोगे, गुणा करोगे। तो ये सीधा सीधा आपको उस आंसर की तरफ आगे बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ से अब ये जो फार्मूला है आप इसको नोट कर लीजिएगा, और ये प्रॉब्लम पर आते हैं वापस। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। आपको एक घटक का मोल प्रभार दिया हुआ है जो कि है एक्स बी, ठीक। एक्स बी बराबर आपको 2.5 दिया हुआ है। एक्स ए आपको नहीं है पता, तो एक्स ए आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसा निकाल सकते हो, ठीक। एम ए का वैल्यू आपको दिया है कि नहीं दिया है, देखिए तो जली मिलियन है बोला गया है। जली मिलियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जली मिलियन लिया गया है, और ये मोललता के बारे में है तो सीधा सीधा हम क्या रखेंगे, जली विलयन है तो जल के लिए अपने को पता है H2O, उसका द्रव्यमान होता है 18। ये हो गया Ma, ठीक। अब सब चीज पता है, आप निकाल सकते हो। एक वैल्यू मैं निकाल लूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 0.25 इज इक्वल टू 0.75। एक्स ए का भी वैल्यू मिल गया। एक्स बी का वैल्यू दिया है आपको 2.25, एक्स ए का वैल्यू दिया है 0.75 इंटू 1000 डिवाइड बाई एम ए का वैल्यू हम कैलकुलेट किया, भी जली विलयन है, जल है तो उसका द्रव्यमान होगा 18। ये आपका हो गया मोललता। अभी आपको सॉल्यूट का ना द्रव्यमान दिया ना मोलर मास दिया, सिर्फ मोल फ्रैक्शन दिया, तो आपको कैसे निकालना है। तो ध्यान में ये रखिएगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ पर जिसका मोल जो विलेय पार्ट है उसका आपको ऊपर लेना है, और जो विलायक पार्ट है उसको आपको नीचे लेना है। जो विलायक पार्ट होगा उसी में विलायक के मोल फ्रैक्शन में विलायक के द्रव्यमान को मोलर मास को पूरा करना है। फार्मूला को आप अच्छा से याद रखिएगा।
विलेय का मोल प्रभाज डिवाइड बाय विलायक का मोल प्रभाज इंटू विलायक का आणविक द्रव्यमान मोलर मास आणविक द्रव्यमान इंटू 1000। ये आपका मोलरता के लिए नया फार्मूला है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, पिछले टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे के लिए भी याद रखिएगा। इस प्रकार से भी मोलरता को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि आपको हम यहाँ पर क्या किए, मोल प्रभाज दिया था, मोलरता कैलकुलेट किए। अब लेते हैं मोलरता से मोल प्रभाज को कैसे कैलकुलेट करना है, उल्टा करते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये देखते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। तो अब उल्टा देखते हैं। जिसको मोलरता अगर आपको दिया है और मोल प्रभाज पूछा जाए तो आप क्या करोगे? इसमें मैं लेता हूँ, फिर से क्वेश्चन ले लेता हूँ। 2.5 m जली विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? 2.5 m मोलर विलयन दिया है, जली विलयन। जली विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है विलेय का मोल प्रभाज। क्या क्या चाहिए डाटा मोल प्रभाज के लिए? मोल प्रभाज के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए उस विलेय का और टोटल नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूशन का, ये चाहिए है। तो अब इसमें देखो है कि नहीं है। 2.5 m अर्थात यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, 2.5 m मतलब 2.5 मोल प्रेजेंट है किसमें? 1000 ग्राम वाटर में। यही बोलेंगे। मोलरता के लिए परिभाषा वही होता है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ये बोला जाता है मोलर के लिए। तो हम बोल सकते हैं 2.5 m अर्थात इसका मतलब क्या हो रहा है, 2.5 मोल विलेय प्रेजेंट है इसमें 1000 ग्राम जली विलयन दिया गया है यहाँ पर जल में, जो आपका विलायक है। वाटर में, वाटर का द्रव्यमान यहाँ पर 1000 ग्राम है और 2.5 मोल सीधा मिल रहा है आपको विलेय का। अब आपको पूछा गया है विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। तो विलेय का मोल प्रभाज के लिए मैं विलेय को बी लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा NB डिवाइड बाई NA प्लस NB। NA मैं वाटर को ले रहा हूँ, NB मैं विलेय ले रहा हूँ। तो NB तो आपको पता है 2.5 है, लेकिन NA अभी पता नहीं है। सीधा आप कैलकुलेट करोगे NA जो वाटर है, यहाँ पर इसका क्वेश्चन में दिया गया भार है 1000 और इसका मोलर मास होता है 18, जिसको आप हो सकता है याद करके रखे भी होंगे 55.5। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? तो आप याद कर किए होंगे 55.55। तो ये इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल हो गया। आप यहाँ पर रखोगे 2.5 55.55 प्लस 2.5, ये आपको विलेय का मोल प्रभाज मिल गया। इसी प्रकार से आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब यदि आपको अलग से फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको मोलरता दिया है, मोलेलिटी दिया हुआ है और मोलेरिटी के बारे में पूछा जाता है, मोलरता के बारे में। मोलरता दिया हुआ है और मोलरता आपको निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इसी टाइप से इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैं हर एक टाइप से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस पर अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इस बार बोल रहा हूँ एम से एम निकालना है आपको, मोलरता से मोलरता। यहाँ पर दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोलर सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोलर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.11 है। फिर से डेंसिटी में आके फंस गया ये 1.11,
0 ग्राम प्रति ml है कि लीटर है, ml में है, ग्राम प्रति ml में है, तो मोलरता क्या होगी? आपको बोला गया है मोलरता क्या होगी, मोलेरिटी, मोलरता क्या होगी? यहाँ पर आपको बोला गया 3 मोलल, जब 3 मोलल बोला गया है मतलब हम बोल सकते हैं 3 मोल प्रति केजी। यूनिट जब बता रहा था वहां पर आप देखे होंगे, इसको हम मोलल बोलते हैं। तो जब मोलरता के बारे में होता है तो हम 3 मोल प्रति लीटर बोलते हैं, तो ये होता है मोलर सॉल्यूशन। इस प्रकार से लिखा जाता है इसको। आपको क्वेश्चन में दिया है 3 मोलर सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, मोलरिटी क्या होगा? मोलरता के लिए फार्मूला क्या होता है? अब देखो और चेक करो क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो सीधा सीधा फार्मूला को रिप्लेस कर लेते हैं जो पॉइंट दिया हुआ है उससे, और देखते हैं इसी में मोलर एम के बारे में। एम कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू बी एम बी 1000 और ये हो जाएगा भी ml वॉल्यूम। मोलरता निकालना है आपको, ये चाहिए। अब देखते हैं ये दिया हुआ है कि नहीं दिया है। सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, डेंसिटी 3 मोलरता निकालना है, मोलरिटी क्या होगा, WA आपको दिया है लेकिन मोलरता दिया हुआ है। ठीक, मोलरता दिया हुआ है तो मैं मोलरता का फार्मूला ले लेता हूँ पहले, WA, क्योंकि यहाँ पर मोलरता का वैल्यू दिया हुआ है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ पहले। ठीक, लेकिन निकालना है अपने को मोलरता। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 मोलर मतलब अपने को क्या समझ में आ रहा है, 3 मोल प्रेजेंट है 1000 में। 3 मोलर बोला जा रहा है, 3 मोलर अर्थात 3 मोल WB/MB प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, WA में। ठीक, ये आपको यहाँ से आइडिया मिलता है कि 3 मोलर का मतलब 3 मोल प्रेजेंट है, 3 मोल मतलब WB/MB प्रेजेंट है 1000 ग्राम जो कि है WA। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, W की जगह लिखा हूँ ना मैं इसको, WDB। घूम फिर के वहीं आ जा रहा हूँ, जो पहले बना रहा था वो सही है। चलिए ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं इसको कल डिस्कस करूँगा ना। आप जो पहले डिस्कस कर रहा था वैसे ही इसको डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो पहले स्टेप में मैं जा रहा था ना वो सही था। पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार मैं आज। ये 1000 डिवाइड बाई भी ml, यहीं से इसको रिप्लेस करेंगे और यहाँ इधर को रिप्लेस करके अपने को देखना है। इधर को रिप्लेस करके मैं m करूँगा और m करके देखते हैं, इसमें आ जाएगा। देखिएगा v को मैं क्या करूँगा, फिर से मैं इसी को चेंज करूँगा ना। पता नहीं आज क्यों मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। v = WA डिवाइड बाई d, इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर WB/MB और ये 1000 v की जगह में मैं रखता हूँ WA डिवाइड बाई, तो ये d हो जाएगा। ये आपका क्या है, मोलरता है। तो फिर से वहीं पर जा रहा है, ये गलती कहाँ पर हो रहा है पकड़ नहीं पा रहा हूँ मैं आज। बनेगा तो ऐसे ही। चलो मैं इसको कल डिस्कस करूँगा कहाँ पर मिस हो रहा है, हाँ थोड़ा सा समझ ही नहीं आ रहा है। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, डिस्कस कर लेता हूँ आज। इसको मैं कल डिस्कस करूँगा, कहाँ पर मिस हो रहा है खोलूँगा। एक स्टैकोमेट्रिक प्रॉब्लम है, इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो उससे क्लियर समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो देखेंगे अब इसको। इसके लिए जो मैं फार्मूला लिख के रखा हूँ ना, ये मोलरता से मोलरता में चेंज करने के लिए, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। m बराबर है, मैं जब ये इस प्रकार से ले रहा हूँ, m से m में चेंज कर रहा हूँ, छोटा m से बड़ा है, मोलरता से मोलरता में चेंज कर रहा हूँ, तो इसके लिए जो फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल है ना, ये नंबर ऑफ मोल इंटू 1000 डिवाइड बाई d डेंसिटी इंटू v ml में, या जो भी हो, ml में 1000 है ml में। अगर n से मैं m में चेंज करता हूँ, मोलरता से मोलरता में बनाना है आपको, तो m = ये फॉर्मूला होगा n
डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई WA, और ये होगा ग्राम में। ये इसी प्रकार से होगा फार्मूला, इसी को मैं निकालने का कोशिश कर रहा था, पता नहीं कहाँ पर इसी है, यहीं पर मिस हो रहा हूँ मैं। आप ट्राई कीजिएगा और बना के भेजिएगा, निकल जाएगा। तो ये दो फार्मूला है, किसके लिए? एम से एम में चेंज करना है, मोलरता से मोलरता में चेंज करना है, या मोलरता से मोलरता में चेंज करना होगा, तो ये फार्मूला को यूज करेंगे। अब एक और प्रॉब्लम जो स्टोइकियोमेट्रिक पर आएगा आपका, ये स्टोइकियोमेट्रिक वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जो रस समीकरण मिति के आधार पर क्वेश्चन देगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ये पूरा का पूरा एडवांस है और ये कभी भी सिंगल आपको नहीं मिलेगा। स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम कभी भी अकेला नहीं रहता है, इसके साथ में कुछ न कुछ और ऐड रहता ही है। मैं यहाँ पर आपको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इससे आप अपना सोच को बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। सॉल्यूशन के जो विलयन है उसके रस समीकरण मिति के आधार पर, रस समीकरण मिति अभिक्रिया रिएक्शन के आधार पर अगर क्वेश्चन को देता है तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 0.6 MSCl, 0.6 MSCl के उस आयतन की गणना करना है, उस आयतन की गणना करना है। दो क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है 25 ml एक्वस, एक्वस मतलब जली, NaOH जिसकी मोलारता है, मोलारता ना बड़ा एम है 0.5 से रिएक्ट करता है। ठीक, एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 0.6 मोलर HCl के उस आयतन की गणना करना है आपको जो 25 ml 0.5 मोलर NaOH के जली विलयन से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर आयतन का गणना करना है। ओवरऑल आपको एक यहाँ पर रस समीकरण मिति के पर आधारित क्वेश्चन है, तो एक समीकरण बनाना पड़ेगा और इस समीकरण में देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl से, ये बनेगा NaCl और H2O, ये तैयार हो जाएगा। सब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस कर लिए, यहाँ पर 2HCl मिल गया, ऑक्सीजन सिंगल, रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो यहाँ पर पहले तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक चेक करते हैं, रेशियो चेक करते हैं। तो यहाँ पर 1 मोल NaOH लेते हैं तो 2 मोल HCl लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऑलरेडी बैलेंस है। हाँ, बैलेंस था सर, बैलेंस था पहले से ना? पहले हाँ, यस सर। पहले से NaOH बैलेंस का है। एक हाइड्रोजन, यस सर। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है ना, मैं इसको फिनिश कर रहा था। ऑलरेडी ये बैलेंस था। यहाँ पर एक NaOH लेते हैं तो एक HCl लगेगा, मतलब यहाँ पर रेशियो दोनों का सेम है, जितना NaOH ले रहे हैं उतना ही HCl लगेगा। बस यहीं पर को समझना है आपको और ये प्रॉब्लम को उसमें फिट करना है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता कितना लिया गया है आप ये चेक कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं 0.5 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है, जली विलयन लिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका 25 ml लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? इसका 25 ml लिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर इसका मोलरता, मोलरता चेक कीजिए। मोलरता, फाइनल मोलरता क्या होगा 25 ml के हिसाब से। ठीक, ये आपको दिया है 1 लीटर के हिसाब से या 1000 ml के हिसाब से, 250 नहीं 25 ml के हिसाब से इसका सॉल्यूशन सांद्रता क्या होगी, मोलरता क्या होगी। तो आप इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो आप देखो, अब सीधा सीधा सिंपल जो यूज करते हैं 1000 ml में 0.5, ठीक, तो 1 ml में तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 1000, 25 में तो यह हो गया 0.5 डिवाइड बाई 1000 इंटू 25। ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्रता हो गया। ठीक, अब जितना सांद्रता सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होगा उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं यहाँ पर 6 MSCl के उस आयतन का गणना करना है आपको। इसको हम कैलकुलेट किए तो ये वैल्यू मिल रहा है 0.125।
ये क्या हो गया, मोलर सॉल्यूशन है, मतलब मोल प्रति लीटर है, मोलर सॉल्यूशन मोल प्रति लीटर मिल गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक मिनट, 0.0125 आएगा मोलर, इतना मिला आपको। तो अब यहाँ पर देखो, इतना मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होना है तो उतना ही मोल HCl का भी यूज होगा। ठीक, जितना मोल यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हो रहा है उतना ही मोल HCl का भी यूज होना है, क्योंकि रेशियो दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक सेम है। तो जितना मोल के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी हम मोल कैलकुलेट किए हैं ना, मोलर सॉल्यूशन मोल प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लिए। ठीक, तो ये इतना इसका यूज होगा तो उतना ही यहाँ पर इसका भी यूज होगा। यहाँ पर दिया कितना है, 6m दिया हुआ है, तो 6m के हिसाब से इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पर अब देखते हैं, आपको पूछा गया है उस आयतन की गणना करना है। आपको मोल मिल गया है किसका, HCl का। मोलरता के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल प्रति लीटर, या इसको सीधा सीधा मैं फार्मूला ही लिखता हूँ, इंटू 1000 डिवाइड बाई VmL। ये अपना फार्मूला है, ये नंबर ऑफ मोल है और ये आपका आयतन जिसको कैलकुलेट करना है, और m का वैल्यू आप निकाल चुके हो यहाँ पर। सॉरी, ये वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है, ये आप निकाले हो यहाँ पर। Wv/mv ये हो गया। आपको मोलर सॉल्यूशन दिया है 6.6 यहाँ पर है, और वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो आप रखो यहाँ पर 6, और इसका वैल्यू हम यहाँ से रखें 0.0125 इंटू 1000 डिवाइड बाई V, जिसको आपको कैलकुलेट करना है, ml में आंसर आएगा। तो V इज इक्वल टू हो गया 0.125 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.6। इस प्रकार से अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका किसका, इसका आयतन का, HCl का उतना आयतन यहाँ पर लगेगा। स्टोइकियोमेट्रिक है, बस स्टोइकियोमेट्रिक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक है तो उसको अपने को चेंज कर लेना है, स्टोइकियोमेट्रिक के आधार पर कितना आ रहा है एक्चुअल में वो। यही यहाँ पर मेन समस्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक वाले प्रॉब्लम में। जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला, आयतन दिया हुआ, जो रिएक्शन है, कोई रिएक्शन दिया हुआ है और वहाँ पर आयतन के बारे में अगर बोला गया है तो आपका दिमाग सीधा सीधा स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल में यूज कितना होगा, वहाँ पर उसको आपको पकड़ना है। एक दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इसी को चेंज कर देता हूँ, मैं ले लेता हूँ सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम कार्बोनेट लिया, Na2CO3। ठीक है, क्या हो रहा है यार, ठीक यही तो है, Na2CO3 लिया। बाकी सबको मैं सेम रखता हूँ, बाकी सब सेम है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। दिखाई दे रहा है, यहीं पर रखता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, और इधर जो भी बना छोड़ो, अरे रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड ही बनना है, प्लस 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 H2CO3। क्या बना रहा हूँ मैं, H2CO3। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, 2 CO3 H2, रिएक्शन अनबैलेंस हो गया। इसको अगर लिया जाए तो 2 क्लोरीन 2 H2, चलो अब रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक क्या बोलता है, अगर इसका हम 1 मोल यूज करते हैं तो यहाँ पर इसका 2 मोल लगेगा स्टोइकियोमेट्रिक के आधार पर, लेकिन एक्चुअल में यूज कितना हो रहा है आप वो चेक कीजिए। स्टोइकियोमेट्रिक के आधार पर देखते हैं तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट लेता हूँ तो 2 मोल HCl लगेगा, लेकिन एक्चुअल में यूज कितना हो रहा है आप उसको चेक करना है।
अब यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम है, 25 ml एक्वा सोडियम कार्बोनेट जिसका सांद्रता 0.5 m है, मोलर है, उससे रिएक्ट कर रहा है। तो जैसा अभी प्रॉब्लम को डिस्कस किए थे वैसा ही डिस्कस करना है यहाँ पर। 0.5 फिर से मैं बात करूँगा 1000 में, तो 25 में बात करूँगा तो अभी जो आंसर निकाले थे वही आंसर यहाँ पर भी मिलेगा, ये मोल। ठीक, ये आपका मोल हो जाएगा, मोलर या मोल प्रति लीटर, मतलब कुल मिला के मोल हो गया। अब हम बात करेंगे ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम, इसके लिए निकाले हैं अभी सोडियम कार्बोनेट के लिए। सोडियम कार्बोनेट का यदि 0.0125 मोल यूज होता है, 0.0125 मोल यूज होता है, तो HCl का उससे दोगुना लगने वाला है। तो ये हो जाएगा 125 × 2, ये आपका हो जाएगा HCl के लिए नंबर ऑफ मोल। क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल ये हो जाएगा, जिसको हम लिखते हैं WB/MB। ये हो गया। आपको प्रॉब्लम में दिया है 0.6 बराबर 0.0125 × 2, नंबर ऑफ मोल हो गया। क्वेश्चन में रहता है 1000 और आपको भी कैलकुलेट करना है। जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसा ही सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। तो ये स्टाइकोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम आपको ऐसा मिल सकता है। अब इसमें जितना भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे लगभग सब कवर किया हूँ। हो सकता है कोई छूटा ही होगा, क्योंकि साइंस अथाह है और एग्जाम जो सेट करने वाला होता है सब माइंड कहाँ तक पहुँच सकता है वो नहीं पता। तो कोशिश किया हूँ जितना हो सके सब कवर हो जाए। आपको कुछ मिलता है आप बताइएगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और कल मैं स्टार्ट करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब चैप्टर चालू करूंगा। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो टेट का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग अभी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। आज भी ज्वाइन हुए तो उसमें से बहुत लोग लेफ्ट हो गए, क्लास का टाइम ज़्यादा हुआ। तो आप लोग भी हो टेट वाले, तो इसीलिए अभी जब तक टेट का एग्जाम नहीं हो जाता है थोड़ा सा स्लो ही चलूँगा, और आप चाहोगे तो मैं क्लास को बंद भी कर दूँगा अभी बीच में। तो मेरे को बंद करना ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए स्लो चल रहा हूँ। और जैसे ही अब नेक्स्ट वीक से फिर हम प्रॉपर अपने जो स्पीड है उस पर आएंगे और उस स्पीड से चलेंगे। शिल्पी मैडम, आप भी दे रहे हैं टेट का एग्जाम? हाँ, मैं एक दे रही हूँ, एक नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एक ही दे रही हूँ। अच्छा, तो अभी तो स्पीड ठीक है ना? स्पीड अभी बढ़ेगा मेरा। हाँ, अभी हो सकता है, कोई दिक्कत अभी हो सकता है आपको स्लो लग रहा होगा, और कई लोग अब जो फीस पेड कर चुके हैं वो लोग को दिक्कत हो रहा है कि आप पढ़ा नहीं रहे करके। तो मैं बता दूँ, मैं अभी स्लो इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग पिछड़ जाएंगे अगर स्पीड में बढ़ाया तो। इसीलिए अभी 1 वीक और थोड़ा सा स्लो ही चलेगा, उसके बाद मैं प्रॉपर अपने स्पीड में आ जाऊँगा। हो सकता है जब मैं अपने स्पीड में आऊँगा तो आप मेरे साथ चल ना पाओगे। प्रैक्टिस आपको अच्छा से करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए अभी आप लोग के पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं अपना स्पीड स्लो रखा हूँ। तो अभी अब सब क्लियर समझ में तो आ रहा है ना? अब जो भी यहाँ पर देखिए मोल कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। अब इसी मोल कॉन्सेप्ट को लेकर आपको बहुत सारे चैप्टर में चलना है। जब रासायनिक साम्य के बारे में देखेंगे वहाँ पर चलेगा, आयनिक साम्य लेंगे वहाँ पर चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे वहाँ पर भी चलेगा ये। तो आपका जो फिजिकल पोर्शन है लगभग उसमें आधा से ज़्यादा चैप्टर में ये चलना है। इसीलिए एक तो मैं इसको स्लो रखा, इसको अच्छे से समझाया हूँ। दूसरा, जब हम ऑर्गेनिक प्रॉब्लम में चलते हैं तो वहाँ पर भी आपको स्टैकोमेट्रिक वाला प्रॉब्लम मिलता है, वहाँ से भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। चांसेस बहुत कम रहता है लेकिन कभी कभी क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पर भी इसको यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब मैं जब चैप्टर में चलूँगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब चैप्टर में चलूँगा तो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू डायग्राम बताऊँगा और सीधा मैं प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ूँगा। जैसे कि मैं अगर क्वांटम नंबर पर बात करता हूँ, क्वांटम नंबर को आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको ये बस बताऊँगा कि क्वांटम नंबर क्या होता है, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सीधा हम प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। जैसे कि अगर क्वांटम नंबर पर हम बात करते हैं तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा सेट है जो वैलिड नहीं है। आपको चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखा हुआ मिलता है और आपको पूछा जाता है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा वैलिड नहीं है। कोई एटम दिया है, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा क्वांटम नंबर होगा,
कौन सा सेट सही है, या आपको और एडवांस तक ले जाएगा तो आपको ये भी बोला जा सकता है कि आपको क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया हुआ है और कौन सा सेट ऐसा है जो डीजनरेट ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है। तो ऐसे एडवांस तरफ हम पूरा चलेंगे और आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे कि कौन क्या है कैसा है। तो मेरा पढ़ाने का टेक्निक सिर्फ ऐसा ही रहेगा। आप चैप्टर पढ़िए, चैप्टर समझ में आता है तो ज्वाइन होइएगा, समझ नहीं आता है तो लेफ्ट हो जाइएगा। ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं लीव कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। आप थैंक यू। यस, थैंक यू सर।